इसको जवाब दो। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। यकीनन जहां पर रोज शो होता है वहां आज G20 का प्रोग्राम, लिहाजा मैं यहां पर स्टूडियो में मौजूद हूं और मेहमानों के साथ खास तौर से। यकीनन मैंने जो मुद्दा है वो वहीं पे कुछ निकल के आता है जहां मैं शो करता हूं, लेकिन ये सच है कि मैं आंकड़े देख रहा था 1951 में, बागी साहब 51 में चुनाव होते हैं, तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सब जगह कांग्रेस की सरकार, उपाध्याय जी। और आलम यह है कि जब 2023 में की बात करने, जब 24 की जब बात हो रही चुनाव की, तो उसमें यह हो रहा है कि कहां कहां कांग्रेस है, ये एक बात है, और विपक्ष की एकता को लेकर तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से मैं आगाज करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं और उसको स्टेटमेंट को सामने रखता हूं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाऊंगा। सतीश लखेड़ा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सतीश जी। प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत दिनों बाद हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रागी साहब। सुबोई खान वकील हैं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ आज बातचीत में जुड़ेंगी। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वहां मौजूद रहते हैं, आज हमारे साथ यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अच्छा बोलते हैं युवा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजकुमार भाटी जी परिपक्व हैं, समाजवादी चेतना से जुड़े और समाजवादी आंदोलन से एसपी का पक्ष रखने के लिए, यानी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्टेटमेंट ये कि 100 मोदी आ जाएं और 100 शाह आ जाएं, फिर भी 24 में कांग्रेस कहती है कि मुझे हरा नहीं पाएंगे, हम सत्ता में पहुंचेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं 51 में, मैं बाकी ममता बनर्जी के स्टेटमेंट में बाद में आऊंगा उपाध्याय जी, पहले मैं ये जानना चाहता हूं 51 की सूरत हाल ये कि तमिलनाडु को छोड़ के पूरे देश में कांग्रेस की सरकार, आंकड़ा अब ये है, कहां है जरा ये बताओ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 24 में दूरबीन लेके भी ढूंढने को नहीं मिलेगी कांग्रेस, ऐसा शाह जी का बयान। जी अब आप सबसे पहले स्टेटमेंट, देन बहस को शुरू करेंगे। देखिए, देश की जो हालत है और पिछले 8 वर्षों में जो वादे किए गए थे भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी और शाह जी की जोड़ी के द्वारा, वो वादे कितने पूरे हुए हैं सबने देखा है। जिस तरह से महंगाई अब की बार और इस पर मार और उस पर प्रहार हुआ, क्या नहीं है जनता? आपकी सब सवाल ये है कि आप बात तो सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं महंगाई है, मैं तो ये कह रहा हूं महंगाई है, मैं भी आपकी बात पे सुर में सुर मिला रहा हूं कि महंगाई है, लेकिन वो बात पीछे क्यों रह जाती है, इसका कारण क्या है, यही लोग जानना चाहते हैं। हर चुनाव में आप बात कर रहे हैं 2014 को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं 50 से ज्यादा तो कांग्रेस शिकस्त खाई है। नहीं, चुनाव में जनता सुनती नहीं तो हिमाचल में हमको क्यों वोट देती, क्यों मोदी जी वहां भी तो प्रचार किया था उन्होंने, इससे पहले भी आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी जगहों होने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए जरूर है कि पिताजी के सामने पूछे मार्कशीट लेके, पिताजी के सामने मार्कशीट लेके बोले कितने में पास हो, कितने में फेल हो। देखिए, कई बार मायाजाल फैलता है, भ्रम फैलाया जाता है, और सच्चाई और भ्रम में कभी कभी पतली रेखा होती है। एग्जैक्टली, मैं आपसे यहीं पे इलाबोरेट करूंगा, मैं आपसे यहीं इलाबोरेट करूंगा। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के मायाजाल भ्रम, आपके साथ ये इल्जाम कांग्रेस लगाती है, आप मायाजाल और भ्रम और भाषण ये आप देते हैं, इस वजह से आप सत्ता में वापस लौटते हैं। जनता के बीच में जो मायाजाल था उसको हटते हटते कांग्रेस का जो मायाजाल था बड़ा लंबा समय लगा। अब जनता उस भ्रम से बाहर आ गई है, मायाजाल से बाहर आ गई है कि गांधी परिवार ही इस देश को बचा सकता है, उससे बाहर आ गई है। और बहरहाल प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2014 में सब एकजुट होने वाले थे, नहीं हुए। 19 से पहले भी कवायद हुई, नहीं हुए। हम 282 थे, बाद में 303 हुए, आगे और आगे आएंगे। और इनकी तो शुरुआत हो चुकी है इस मोर्चे की। कल ममता बनर्जी ने कह दिया है हम अकेले लड़ेंगे। अभी बहुत सारे इच्छाधारी वो सब घोषणाएं करने वाली हैं, इनका मोर्चा बन रहा है। और जो कांग्रेस पहले तय करती थी कि हम किसके साथ लड़ेंगे, किसके नहीं लड़ेंगे, आज वो इतनी मजबूर है कि वो बाट जो रही है कि कोई उसे बुलाए। और उत्तर प्रदेश जो उसका गढ़ हुआ करता था, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, वहां किस हालात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े और आज क्या स्थिति? तो वो इसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस जिम्मेदार है?
जी, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछना चाहिए। जी, कौन जिम्मेदार है? प्रतीक जी, मैं थोड़ा सा समझ चाहूंगा। बिल्कुल, कृपया मेरी आपकी बात इजाजत सुनिए। है। आपने शुरुआत यहाँ से की कि 1951 में कांग्रेस पूरे देश में जीत रही तमिलनाडु थी को छोड़। और ये जो जनसंघ था उस समय, भारतीय जनसंघ, जी जी, इनकी बिल्कुल। 2 या 3 सीट आई थी। पहले कांग्रेस एक का तो पहले हमें इसके कारण में जाना चाहिए और उसी कारण से हम ये कड़ी पकड़ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की क्यों ज्यादा सीटें आ रही हैं। देश ने लगभग 90 वर्ष तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी और देश की जनता के अंदर एक इच्छा पैदा हुई थी कि हमें जनवाद चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, संविधान का, कानून का राज चाहिए, नर नारी समानता हो, जातिवाद दूर हो, पंथ निरपेक्षता हो, सांप्रदायिक कट्टरता दूर होनी चाहिए और देश प्रगति के रास्ते पर बढ़े। ये जो भारतीय जनसंघ था उस समय और आरएसएस थी, इन इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहे थे। ये आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे, ये सामंतवादी थे, राजा महाराजाओं को संरक्षण देते थे, धर्म की ठेकेदारी करते थे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते थे, सेंटेंस में सारी चीजें, जातिवाद को बढ़ावा देते थे। ठीक है, और उस समय लोग कहते रिजेक्ट कर देते थे। आप भी जानते होंगे, हम भी अच्छी तरह जानते हैं, गांव में, देहात में बिना पढ़े लिखे आदमी कहते थे जनसंघ या बाद में भारतीय जनता पार्टी होगी 80 में, अरे ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। कोई गंभीरता से इस पार्टी को नहीं लेता था। 80 के दशक के बाद 90 के आसपास आके जो फिर सांप्रदायिक माहौल उन्होंने बनाया है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान लेकर जो झूठ और अफवाहें फैली हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 80% उपलब्धियां झूठ और फरेब और अफवाहों के बल पर हैं। माननीय अमित शाह जी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, कोटा में उन्होंने आईटी सेल की मीटिंग ली, वो वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार भी करना चाहिए, झूठी अफवाहें फैलानी चाहिए। हमारे यूपी के आईटी सेल ने, बहुत 2 वाक्य रह रहे हैं, यूपी के आईटी सेल ने अफवाह फैला दी थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, जबकि यह खबर गलत थी। अमित शाह खुद कह रहे हैं, लेकिन इसका हमें चुनाव में लाभ हुआ। अभी पिछले क्लैरिफिकेशन वो देंगे। पिछले सप्ताह योगी जी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर कह रहे हैं कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बने थे। अखिलेश जी ने चुनौती दी है और हम इस चुनौती को कहेंगे उनसे, या तो पेश करें वरना माफी मांगे। कौन सी भर्ती में 56 एसडीएम भर्ती हुए थे? और अखिलेश जी ने आंकड़े दे दिए, एक भर्ती में 5 थे, एक में 4 थे, एक में 3 थे, एक में 6 थे। राइट सर, लेकिन एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन वो अमित शाह वाला, देन प्रोफेसर रागी। समाजवादी पार्टी एक शब्द के लिए आज की डिबेट में मुद्दा बना रही है। भारत के संवेदनशील विषय पे नारी अपमान पर मरहूम नेताजी ने कहा था, लड़कों से गलती हो जाती है। संवेदनशील लोग, संवेदनाओं की बात करने वाले लोग, इस देश को इतने घाव देने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके साथ राम मंदिर आंदोलन में राम भक्तों पे गोली चलाने वाली पार्टी, जिसकी देश से संवेदनाएं नहीं, देश की आस्थाओं से संवेदनाएं नहीं है। यही लोग कहते थे इस देश में कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। राइट सर, राइट। नाउ प्रोफेसर रागी ने एक सेंटेंस में बताया कैसे आरएसएस और कैसे आंदोलन आप मंदिर तक लाए, उसके बाद आप छाए। ये भी सवाल पूछा जा सकता था इनसे, लेकिन मैंने कहा कि नेक्स्ट में कि तिलस्म टूटने में वक्त हो सकता लगा हो, लेकिन आपका भी तिलस्म टूट गया हो, ये भी तो सवाल हो सकता है। जनता ने वक्त लिया हो, लेकिन तिलस्म तो टूटा आपका। जी प्रोफेसर आगे देखिए, समाजवाद को यदि मुलायम सिंह के परिवार से और लालू के परिवार के साथ यदि जोड़ करके उसको परिभाषित करें तो समाजवाद का अपमान होगा, इस शब्द का अपमान होगा, क्योंकि ये सब परिवार की पार्टियां हैं। हम जो आज के मुद्दे हैं उस पर मूलतः आना चाहता हूं। देखिए, देश में 4033 के आसपास विधायक हैं, टोटल असेंबली को हम ले लेते हैं। आज के दिन में कांग्रेस के पास 658 या 656 है, तो आप मान करके चलिए 16% के आसपास विधायक पूरे देश का कांग्रेस के पास है। 2014 में जब कांग्रेस पराजित हुई थी तो उस समय 24% थे। आज कांग्रेस के पास 6 ऐसे राज्य हैं जहां उसके एक भी विधायक नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि शिलोंग में, मेघालय जो एक समय उसका गढ़ हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, और पूरा नॉर्थ ईस्ट ही गढ़ हुआ करता था, और नॉर्थ ईस्ट से एकाएक वहां से कांग्रेस पार्टी खत्म होती गई। 6 राज्यों में मैंने कहा उनके एक भी विधायक नहीं है। अब अपमानजनक हार देखिए कि मेघालय में इनको अपने सिटिंग एमपी को लड़वाना पड़ा शिलोंग से, और वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए। जो व्यक्ति
एमपी का सीट जीता हुआ हो वो शिलोंग में विधानसभा का चुनाव हार जाता है। फिर आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इन्होंने समझौता किया वो सारे इसलिए समझौते किए कि ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। नतीजा ये हुई कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां रिप्लेस करती गईं और जहां भी कांग्रेस दूसरे से तीसरे पायदान पर आई है, कांग्रेस ने पहले पायदान पर आने की अपनी क्षमता खो देती है। ये कांग्रेस का पूरा आप देखेंगे कि आप एक समय होता था कि जब पूरे बाप समझ लीजिए कि जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हर तरह पराजित हो रही थी तो नंदिनी सतपथी वहां पर खड़ी थी, उड़ीसा के अंदर जो थी वो गढ़ बचा लेने। उड़ीसा आपसे खत्म हो गया। आप बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आप सेकंड तो नब्ज पे हाथ क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे उसका दो तीन चीजें, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक, या तो नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी गलती कर दें, ये सब तो ये सांप्रदायिकता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज डिलीवर्ड, जिसको हम कहते हैं डिलीवर किया है। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा, दलितों के इतने सामाजिक न्याय के नारे चले, किसी ने नहीं सोचा कि एक गरीब की बेटी अपने शौचालय के लिए संध्या का इंतजार करती थी। नरेंद्र मोदी ने उन चीजों को पकड़ा, मैं फिर से गहराई से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने उन चीजों को पकड़ा जिसे आज तक लोगों ने अस्पृश्य करके रखा था। स्वच्छता के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इसलिए कहता हूं नरेंद्र मोदी में 3-4 धाराएं आकर के मिलते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1980-90 के दशक में एक स्वदेशी आंदोलन की धारा थी और उसी समय ग्लोबलाइजेशन की धारा थी। दोनों धाराएं एक दूसरे से टकराती थी। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती थी, ग्लोबलाइजेशन के विरोध में थी। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी ग्लोबलाइजेशन में पहली सत्ता आई तो ग्लोबलाइजेशन के लिए काम किया। मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की धारा मंडल आयोग से शुरू हुई और दूसरी तरफ एक कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो अयोध्या मूवमेंट से खड़ा हुआ। ये चारों धाराएं आपस में एक दूसरे को काटती थीं। स्वदेशी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ खड़ा था, मंडल वर्सेस कमंडल का हमने पूरा विमर्श देखा था। नरेंद्र मोदी ने इन चारों धाराओं को समेट करके, जैसे गंगा को जटा में भगवान शंकर ने बांध लिया, वैसे ही इन चारों धाराओं को एक साथ बांध लिया। आप देखिए इसकी खूबसूरती देखिए। स्वच्छता अभियान से गरीब परिवार के शौचालय की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, उज्ज्वला योजना करना, उनको पीडीएस के सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट देना, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ये सारे काम किए। एक सामाजिक न्याय की नई परिभाषा उन्होंने दी, नया एम्पावरमेंट किया। दूसरी बात, दूसरी बात 10 सेकंड में अपनी बात खत्म हो। दूसरी बात, वो ग्लोबलाइजेशन एंड मेक इन इंडिया, आज जाकर के भारत डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहा है और आपके पास 76,000 से ज्यादा स्टार्टअप आपके पड़े थे, जबकि यूपीए समय जो 7,000 थे। इसके अतिरिक्त आज वो प्रधानमंत्री आपके देश में जो भभूत लगा करके और राम मंदिर के लिए वहां पर जाकर के खड़ा होता है, उसे शर्म नहीं है, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव है। इसलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और आर्थिक आंदोलन, तीनों को एक साथ समेट लेने का नाम ही नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से और इसे आप हरा नहीं सकते। लेकिन जब राहुल जाते हैं और निश्चित तौर से परिणामों के बीच में होते हैं, जानते हैं, सब देखते हैं, तो वहां पर जाके वो कैम्ब्रिज पे बोलते हैं कि जो सरकार है वो क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट दोयम दर्जों की तरह से उनको ट्रीट करती है। तो फिर ये जब जिस बात की तरफ रागी साहब इशारा कर रहे हैं, तो राहुल जी को नहीं दिख रहा है, या उनका नब्ज पे हाथ नहीं है, या वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? प्रतीक जी, एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। भी कुछ समय पहले इटली में एक माहौल बन रहा था कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा होता है, मस्जिदें जल रही हैं, मुसलमान वहाँ सुरक्षित नहीं है, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और राहुल गांधी वहाँ जाकर पोप को भारत के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इटालियन जर्नलिस्ट ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री।
मैं अपने देश में एक उत्सव की तरह मनाई जाती हूं। तो वो 100% अपने जिस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने निजी हित साधने के लिए अपने देश को विदेशों में जाकर बदनाम कर रहे हैं, ये पूरा सारे साक्ष्य हैं मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि आप ये आज डिबेट में ये जिक्र लाएंगे तो मैं वो वीडियो क्लिप भी लेकर आती। बिल्कुल चर्चा में है, क्योंकि राहुल गांधी ने कैमरे में जो बोला। जी तो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं प्रतीक जी, ये पहले इटली में भी कर चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। क्योंकि जब वो इंटरव्यू इटली के सारे अखबारों में छपा, मीडिया में चला और राहुल गांधी पोप से जाकर मिले, तो पोप ने उनको ये कहा था कि आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, आई नो एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ अच्छा है इंडिया में, यू कैन गो बैक। ये जवाब उनको वहां पे मिला है एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं साक्ष्य भी देने के लिए तैयार हूं। दिस इज व्हाट ही डज। क्योंकि वो देखिए समाज की नब्ज नहीं समझते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूं कि माँ बाप को, पेरेंट्स को, जो आपके बच्चों का जो कॉलिंग है वही करने देना चाहती है। हो सकता है राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही ना हो, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार उनको जबरदस्ती राजनीति की तरफ धक्का देकर एक व्यक्ति भी खराब कर रहा है, और पार्टी का भी इतने सालों का जो एक उनका एक परिवारवाद कहिए या जो भी गहरी जड़ें हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी पे राजनीति थोपने के चक्कर में। वो भारत को नहीं समझते हैं, वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, भारत की नब्ज को नहीं समझते हैं, समाज की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवाज है, भू मनोविज्ञान भारत का, वो नहीं समझते हैं। इसी कारण वो ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये सब करके मैं कहीं किसी तरह से पैनल के लास्ट है, उनको बोल दे, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी जनाब। सबको सुना और सुनने और समझने के बाद ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो समाज के बीच डालती हैं और डालने के बाद उससे एक परसेप्शन खींचती हैं और उस परसेप्शन के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ती हैं। नंबर एक बात, अभी डिलीवरी की बात हो रही थी साहब, अभी 50 रुपये फिर जो है वो सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। होली के मौके पे बहुत अच्छी डिलीवरी है, पूरे देश को मुबारक हो, और ऐसी महंगाई मुबारक बार बार मैं देता चला जाऊँगा जैसे जैसे भारतीय। और जब चुनाव की बात होती है तो मुझे लगता है चुनाव जो है वो परसेप्शन पे लड़ा जाता है। आप कितनी भी बात कर लीजिए, और जनता जो है अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो महंगाई के मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और देख रहा हूं कि जब नहीं आप मानते हैं 2009 में जब चुनाव हो रहा था और एक के बाद एक आपका 2014 में एवरेज जब यूपीए सरकार छोड़ी थी तो एवरेज महंगाई दर 10.6% था। आज जो है महंगाई दर जो है 6.4%। खत्म सर, बेरोजगारी। और दुनिया में जितने बड़े, पूरी बात को कंप्लीट होने देते, सबको बहुत शालीनता से सुना है। रागी साहब के अकॉर्डिंग मान लूं मैं कि इस देश में अब महंगाई खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी कोई ग्रेजुएट मिलता है तो सरकारी गाड़ी हो सकता है बाहर खड़ी हो, उसको पकड़ करके ले जाए कि चलो सरकारी महकमे में तुम्हारी नौकरी लगाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू रागी जी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्या हर चुनाव अलग चुनाव होता है। राज्य के जब चुनाव हुए हैं, इससे पहले जब हमने देखा दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव हुए तो उसमें परिस्थिति पूरी चेंज थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद क्या हुआ वो हमने परिस्थितियां देखी। हर चुनाव अलग होता है। अभी 3 राज्यों के चुनाव के ऊपर तो बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे कहलाता है जब पुलाव बनता है तो साहब बड़ी खुशी होती है कि बिरयानी बनी, जैसी खाया उसमें कभी कभार क्या होता है जायफल या लौंग निकल आती है। महाराष्ट्र में उपचुनाव हार गए, बड़ा साहब परेशान है, सरकार गिरा दी, बड़ा बहुमत मिल गया, सब कुछ सरकार चल रही, लेकिन साहब क्या परिस्थिति इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है, साहब चिंतित हैं। कर्नाटक के अंदर जहां कहा जाता खोखा, अभी कर्नाटक के अंदर क्या पकड़े गए? 8 खोखे एकदम ओके, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से क्या परसेप्शन। तो हर चुनाव का एक अलग नैरेटिव है, हर परसेप्शन है। 2024 में वो परिस्थितियां बिल्कुल बदलेंगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल बदलेंगी। इसीलिए आज बड़े साहब और साहब परेशान इसलिए हैं कि जहां जहां देख रहे हैं, पंजाब के अंदर आप देखिए जो गठबंधन था वो खत्म हो चुका, बिहार के अंदर गठबंधन खत्म हो चुका, महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति वो देख चुके। अब मैंडेट जिन 3 राज्यों में मिला था, मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। सरकार कैसे गिनाई वो जग जाहिर है। कर्नाटक के अंदर क्या मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को? नहीं मिला था ना। सरकार किसने गिराई, कैसे गिरी? वो जनता जनार्दन जा रही, और 8 खोखे कहां मिल रहे? Now the debate is open. Now the debate is open. One by one. Of course, आपका चांस है, बोल लीजिए, उसके बाद रागी साहब। सबसे कम बोला हूं इसलिए समय दीजिए। हाँ, पहली बात, शुरुआत हमारे कुछ यहाँ विश्लेषण करने के प्रोसेस में कई बार होता क्या है ना, आजकल डिबेट में तर्क वितर्क तो अच्छा है, लेकिन कुतर्क के लिए संकल्प, तो कुछ लोग आजकल कुतर्क के लिए भी संकल्प लेकर आए हैं। उसके लिए बहुत सारी ऐसी झूठी तथ्य लाते हैं, तब डिबेट इज ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट ओपन है। सच्चाई ये है कि इस देश में जो मौलिक मुद्दे हैं, वो मौलिक मुद्दे क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है ना। चुनाव आयोग के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल परसों में डिसीजन दिया है कि चुनाव आयोग में कैसे लोगों को कैसे नियुक्ति होनी चाहिए, ये बात हम पहले से कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट झूठा, कांग्रेस पार्टी तो भाई
झूठ बोल ही रही थी कुछ लोगों के नजर में। इसी तरह महंगाई के मामले में आंकड़े हम देते हैं 14%, आज 4% है। कितना में पेट्रोल आप बढ़वाते हैं प्रतीक भाई, आप ही बता दीजिए, और 14 में कितने में बढ़वाते थे आप, ये भी आपको पता है। देश के आपके सारे दर्शक देख रहे हैं। सिलेंडर आज कितने में गैस सिलेंडर मिल रहा है, उस समय क्या मिल रहा था। ये तथ्य और आंकड़े झूठे आप प्रदर्शित कर दें, लेकिन सच्चाई है। अंतिम बात से बड़ा सही में जटा में उन्होंने डाल लिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक ही गंगा को जटा में डाल लिया है और वो हजारों लाखों करोड़ रुपए 50 गुना संपत्ति उसकी बढ़ गई है। वो है इनके मित्र अडानी। उस पर कोई जांच नहीं होगी क्योंकि मित्र है ना, मित्र काल में मित्र पर कैसे जांच हो सकती है। देश के हर छोटे मुद्दे पर जांच हो सकती है, ईडी सीबीआई जा सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के यहां एक ईडी सीबीआई का चपरासी भी नहीं जा सकता। मैं देता हूं, मैं मित्र हैं। देखिए, चुनाव आयोग की बात इन्होंने शुरू की। चुनाव आयोग में आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही किया जिसे कांग्रेस अपनाती रही है, उससे अलग जाकर के नहीं किया है। यह एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एप्रोप्रिएट किया, क्योंकि ये व्यवस्था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तात्कालिक व्यवस्था किया और उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून बनाइए। तो जो व्यवस्था कांग्रेस के समय थी उसी व्यवस्था को ये लाएगा। दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है? जो कांग्रेस पार्टी के समय पर कैपिटा इनकम था और आज पर कैपिटा इनकम में कम से कम 75% की वृद्धि हुई है। आप उसे एक मिनट सुन लीजिए। कितनी है सर? रागी सर बता दीजिए पर व्यक्ति आय हिंदुस्तान में कितनी है? मुझे 25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी पर व्यक्ति आय 12,000 रुपए भी नहीं पहुंच रही है। सर हम अभी बताइए उसको, बताइए ना। पर वो पेट्रोल खरीदता नहीं है, वो पेट्रोल नहीं खरीदता। मुझे अपनी बात खत्म है, प्लीज अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रभावित तो होता है। देखिए कहाँ अपनी ना खाता ना जो भारतीय जनता पार्टी बोले वही सही। मैं बोला आंकड़ा। हम अपने टर्म पे बोलेंगे तो सब अच्छा लगेगा। हम आपको भी बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। देखिए, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जम्मू कश्मीर गया था, मैंने आतंकवादियों को पहचाना, उन्होंने भी मुझे भी पहचाना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। इसके क्या मायने हैं? या तो आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं या आतंकवादियों आपसे मिले हुए हैं, दोनों के बीच में गहरे संबंध हैं, या तो मान करके चलें कि आपका आईक्यू लेवल इतना खराब है कि आप आतंकवादी को कैसे पहचान गए। भाई एक कोई भी मैं आपको दे, एक ग्रेजुएट का विद्यार्थी भी इतने लो लेवल पर आकर के डिस्कोर्स नहीं खड़ा कर सकता जो राहुल गांधी ने किया। वो आईक्यू बताता है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। रागी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, इनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है। इनको भी ऑक्सफोर्ड में जाके कभी क्लास लेनी चाहिए। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है या लोगों से चर्चा कर रहा है, उसका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है। इनके कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस समर्थन करते हैं, वो 12वीं फेल 10वीं पास जो करते रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। इस देश में यही तो दुर्भाग्य, आजकल कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बना रखा है कि बस देश में जो अच्छा है, जो काम करता है, खड़ा किया। हाँ, क्या है सवाल खड़ा किया ने? कश्मीर की हालत क्या है सबको पता है। कश्मीर में यदि हालत अच्छी थी तो प्रधानमंत्री जी क्यों रोकना चाहते थे? गृह मंत्री जी क्यों रोकना चाहते थे? आप क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? हमारी हिम्मत तो आप बोलिए ना, आप बोलिए जब सत्ता में वापस लौटेंगे तो 370 पे हम विचार करेंगे। हमारा एक जज्बा है, इस जज्बा पर तो आप बोलिए ना। प्रश्न करने के बजाय उनको धन्यवाद और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन दृष्टिकोण का अंतर है। मैं कह तो रहा हूं कि अब तर्क के बदले कुतर्क की देश में ज्यादा चल रहा है, इसलिए उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा आतंकवादी ने हमको देखा, हमने उनको देखा, तो इस सवाल पे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को भी खोया है उसी आतंकवाद से, और उन्होंने अपनी दादी को भी खोया है, इसीलिए खोया है क्योंकि संवेदनाएं होती है किसी के प्रति। किसी ने अपने घर वालों को खोया है, वो जान सकता है उसका दर्द और तकलीफ। उस दर्द और तकलीफ को समझा करिए। आप मजाक बनाते हैं किसी ऐसे लोगों का जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना लहू दे दिया इस देश के अंदर, आप उनका मजाक बनाते हैं, इसलिए वो बात कह रहे थे। देखिए प्रतीक, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट कर रहे हैं। 2024 इलेक्शन यानी भारत की सरकार चुनने के लिए जो मुद्दे होने चाहिए उन पे हम बात कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को इतना लार्जर देन लाइफ बना के हम पूरी डिबेट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स पे जरूर बात करना चाहती हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि समाजवाद की बात करने वाले लोगों ने सबसे पहले समाज को ही बांटा।
पंथ निरपेक्षता की बात, लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस ने पूरे देश को अल्पसंख्यकवाद में झोंक दिया। स्वराज की और आम आदमी की बात करने वाले लोगों ने शराब माफिया बन गए, फ्री वाईफाई बांट रहे हैं और दुनिया जहान के घोटाले कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ कर रहे हैं, खलिस्तानियों के साथ जाके हाथ मिला ले रहे हैं। एक सेकंड में बता रही हूँ, वहीं आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ। बीच में क्यों काट रहे हैं? वहीं उसके बाद सरकार बना लेते हैं। भाई मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, बात तो पूरी होने दीजिए। अब बीजेपी पर भी आ रही हूँ। गंभीर सवाल करिए सरकार से। मैं वही गंभीर बात ही करने आ रही थी कि बीजेपी सरकार में इसलिए आई और इसलिए रही क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद चुना, उन्होंने हिंदुत्व चुना। एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत मानती हूं प्रतीक, ये युग परिवर्तन का समय है। जो भी सरकार हिंदू संस्कृति के मुद्दों को समझेगी, नब्ज को समझेगी और उन पे काम करेगी, उनको समाज बिल्कुल आ गया, मुझे मालूम है डिबेट वहीं पे आ गई, उसी जगह आ गई है प्रतीक। बिल्कुल डिबेट। अरे बीच में मत काटिए, सुनिए। उनको समाज सत्ता में लाएगी। मैं ये बार बार कह रही हूँ, राज सत्ता को इंडिपेंडेंट, सुनिए, राज सत्ता प्रतीक के मुझे बात पूरी जवाब प्रतीक बात पूरी होने दीजिए तब बोले। देखिए राज सत्ता कोई, तो क्या हाशिए पे जो लोग हैं उनको सामने पासमानदा मुसलमान है, क्या करा गया? बजट काटने के आपने पूछा, यही तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बात पूरी होने दीजिए। पासमानदा मुसलमानों का बजट काटने के बाद अरे एक सेकंड मेरी बात सुनिए प्रतीक। मेरे गुरुदेव आदरणीय गोविंदाचार्य जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत एप्ट है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। हम यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं, पार्टी और व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ मत बनाइए। राज सत्ता को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होती है कि आसमान से उतर गई। राज सत्ता समाज द्वारा चुनी जाती है। सरकार से बड़ी जो है वो देश है। तार्किक बात नहीं है ना। मैं ये कह रही हूँ कि समाज के भू मनोविज्ञान के हिसाब से जो काम करेगा उसको समाज सत्ता में लाएगा। आज बीजेपी इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी हिंदुत्व से भटकेगी, अगर बीजेपी हिंदुत्व की परिभाषा को नहीं समझ पाएगी या धरती पे नहीं उतार पाएगी, तो सत्ता बीजेपी को भी हटा देगी। समाजवादी पार्टी से समाजवाद के वेरी क्विक रिमार्क देना। मैं तो जहां मैंने छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करता हूँ क्योंकि समय कम लंबा स्टेटमेंट नहीं, ब्रेक का टाइम है, बात पूरी होती नहीं है, समय कम रहता है। हाँ वो तो है। मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि झूठ, अफवाह, पाखंड के बल पर इन्हें यह समर्थन जुटाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 3। एक, राहुल गांधी के भाषण को जिसको एक कोट करते हैं बार बार, और इसमें मीडिया के एक बड़े हिस्से का ही ना समर्थन रहता है, गुप्त समर्थन। मीडिया के लोग उसका खंडन नहीं करते कि आप गलत बोल रहे हो। कहते हैं राहुल गांधी, उसके सहयोग के बगैर तो आपका राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालोगे इधर सोना निकलेगा। ये मोदी जी का भाषण था। और जैसे मैंने 56 SDM वाला वो दिया, उदाहरण दिया, तीसरे नेताजी को थप्पड़ मारने को उदाहरण दिया। अब जो रागी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ग्लोबलाइजेशन पर भी नजर रखती है, स्वदेशी पर भी, समाजवाद पर भी, पूंजीवाद पर भी, सामाजिक न्याय पर भी। मुझे बाबा नागार्जुन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता, उसकी 2 पंक्तियां याद आ गई। वेरी क्विक। काली माँ के लिए उन्होंने कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा कि केवल 10% के लिए ही पुष्प बाण है। काली माँ के 8 हाथ होते हैं नहीं, 2 से फूल झड़ते रहते हैं, 2 में तलवार और वो होते हैं। जी जी जी। तो केवल 10% के लिए ही पुष्प बाण है, बाकी के लिए तो कर्म कृपाण है। तो आप रागी जी, आपके मोदी जी योजना तो सारी हैं, लेकिन पिछड़ों दलितों के लिए तो केवल शोषण है, पूंजीवादियों के लिए जो कुछ है। जो देश बदल रहा है, हाईवे बन रहे हैं, सेना का सम्मान बढ़ रहा है, हम जिस तरीके से देश की विश्व की 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन रहे, वो नहीं। केवल आप राहुल गांधी को सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए, और जो विदेश में जाके वो अपमान करते हैं। क्या कश्मीर अशांत है? 1, पुलवामा में कार बम ब्लास्ट में लोग मारे गए। 2, और चीन सद्भावना वाला देश है। इतनी बेशर्मी की बात है, हमने गलवान में सैनिक गंवाए और आप कह रहे हैं कि चीन के लिए, जिस चीन ने आपके नाना जी के टाइम पे इतनी भूमि कब्जा करके रखी और बेशर्मी से पार्लियामेंट में बोला कि वहां घास नहीं जमती है, इसलिए मैं आ रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। कि जय गोवर्धन जय गिरधारी, होली खेलो रसिया। होली पर हम मौजूद हैं वृंदावन में। बोलो बके बिहारी लाल की जय हो। सब नेता अपने
अपने रंग जमाते संसद की रंगोली में, ये कैसा हुड़दंग मचा हुआ है राजनीति की होली में। पायलट घूम रहे हैं लेकर अपनी टोली, 2.5 साल गहलोत ने दी है सीएम वाली गोली। बीजेपी ने मजे ले लिए खींचा तानी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। ठंडाई के साथ में खाओ गुजिया और नमकीन, नंबर 1 चैनल है अपना प्यारा न्यूज़ 18। होली है। प्रयागराज में इजपाल हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन तेज। अतीक के करीबी अब्दुल खबी के अवैध घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध हथियार और कई जरूरी दस्तावेज बरामद। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क, माफिया की अवैध जमीन पर बुलडोजर भी चलाया गया। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के खिलाफ वारंट जारी। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचने पर अदीब आजम समेत 6 के खिलाफ वारंट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नार्को टेररिज्म पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 9 घंटों की तलाश में $150 अमेरिकी, 2 करोड़ 30 लाख कैश और हथियार जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। पुंछ में एक घर में छापेमारी के दौरान 7 किलो ड्रग्स और 2 करोड़ कैश बरामद, नकदी में डॉलर भी शामिल। लद्दाख में भारतीय सैनिकों का जोश हाय। गलवान घाटी के पास जवानों ने कड़ाके की ठंड में कई इलाकों में की घोड़े की सवारी। उत्साह और जोश के साथ सैनिकों ने क्रिकेट भी खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने बिल गेट्स से कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से मुलाकात की तस्वीरें भी खींची। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। 25 राजधानी एक्सप्रेस, 39 सामान्य बसें सहित 114 नई बसों का शुभारंभ किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कई देशों के नेता, सांसद, विदेश नीति विशेषज्ञों के साथ करेंगे संवाद। बीजेपी को जाने अभियान के तहत शाम 5 बजे होगा दिल्ली में कार्यक्रम। जन्मदिन के बहाने वसुंधरा राजे आज करेंगी शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान के सालासर में अपने समर्थकों के बीच में मनाएंगी जन्मदिन। एक जनसभा को भी करेंगी संबोधित। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई करेगी पेश। सिसोदिया की आज खत्म हो रही है 5 दिन की सीबीआई रिमांड। राम रहीम की पैरोल खत्म होने के बाद हरियाणा की सुनारिया जेल पहुंचे राम रहीम। 40 दिनों से पैरोल पर जेल से थे बाहर। बिहार के खगड़िया में मानसी स्टेशन पर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी। लोगों ने की जमकर पिटाई। ट्रेन में बैठे यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहा था चोर। यूपी के आगरा में पुलिस मुठभेड़ में घायल 2 बदमाश। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और लूट के 2 लाख बरामद किए। यूपी के रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। गैंगरेप के आरोपी हैं दोनों। पकड़े गए बदमाश 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त। यूपी के मेरठ में सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए 2 चोर कई दिन से थे सक्रिय। चोरों को लेकर चौकन्ने थे लोग। आहट मिलते ही पकड़कर पुलिस को सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना। जिले की खान मार्केट में दीवार तोड़कर दूसरी तरफ घुसी बेकाबू डीटीसी बस। ब्रेक फेल होने की वजह से दीवार की तरफ बस को लेकर गया था ड्राइवर। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे में सिलेंडर में आग लगने से मातम में बदला खुशियों का माहौल। घर की 2 बेटियों की शादी के अगले ही दिन हुआ हादसा। आग में झुलसे 2 बच्चे और 1 महिला। बिहार के छपरा में बस ड्राइवर की पुलिस ने की पिटाई। जाम में फंसी बस को साइड से निकालने की कोशिश। छपरा आरा पुल पर लगा था जाम। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। 18 शराब तस्कर समेत 55 गिरफ्तार। बिहार के गया में पकड़ा गया शराब से भरा ट्रक। 6072 बोतल विदेशी शराब जब्त। पकड़ी गई शराब की कीमत 30 लाख बताई गई। बिहार की बेगूसराय में तेंदुए की दहशत। घरों में दुबक कर रहने को मजबूर लोग। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित। बिहार के गोपालगंज में 3 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
बिहार के सीवान में बिजली विभाग के एसडीओ को जिंदा जलाने की कोशिश, बिजली का बकाया बिल वसूलने गए थे। चक्री गांव मुखिया और उसके समर्थकों पर जानलेवा हमले का आरोप। यूपी के सहारनपुर में आदमी की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों पर आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हमले का सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की गई थी। कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के भागलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट को लेकर जताया गया विरोध। यूपी के मऊ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी संतोष जायसवाल और संजय जायसवाल की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। राजस्थान के उदयपुर में एक फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकल चुके थे। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बिहार के पूर्णिया में सड़क पर लड़के ने किया जानलेवा स्टंट, मोटरसाइकिल पर खड़े होकर उसे चलाता दिखा, स्टंट का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से दहशत, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर लगाया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होली से पहले पुलिस अलर्ट, शराब तस्करों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, एक आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिला जेल में कैदियों से की मुलाकात, कैदियों को अपराध न करने की प्रतिज्ञा दिलाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दी यूक्रेन युद्ध से देश को सीख लेने की नसीहत। रायसीना डायलॉग में कहा, हथियारों के मामले में भारत को होना चाहिए आत्मनिर्भर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन, देश के 147वें आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन, शहीद जवान के समर्थन में लगाए नारे। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, दोनों ने मंदिर में की पूजा अर्चना और भगवान महाकाल का लिया आशीर्वाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली मनाने पर लगाया प्रतिबंध, वीएचपी ने जताया था ऐतराज, ट्वीट कर लिखा, कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं। वाराणसी में मशहूर मसान की होली खेली गई, देश के कई कोने से औघड़ और अघोरी पहुंचे, जिसे देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक फ्यूल स्टेशन में आग लगने से भीषण हादसा, 17 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत, ग्रीस संसद के बाहर हादसे से गुस्साए छात्रों का हंगामा, पुलिस और छात्रों में भिड़ंत, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आज से महिला क्रिकेट में नए युग की शुरुआत, आज होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे होगी पहली भिड़ंत। अमेरिकी बाल्टी मोड़ शहर के एक कार और एक मकान से ये कार जा टकराई, जिससे कि पूरा मकान पल भर में ढह गया। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई है, कार सवार बुरी तरह से घायल। रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार का विरोध शुरू, विपक्षी पार्टी। मनीष सिसोदिया की बढ़ी 2 दिन की सीबीआई रिमांड, कोर्ट में सीबीआई बोली जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सिसोदिया, जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। विकास के मंत्र पर पीएम मोदी का देश को संदेश, बजट वेबिनार में पीएम बोले आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश, विकसित भारत के लिए 2047 का रखा गया लक्ष्य। केरल के कोच्चि में वेस्ट प्लांट में भीषण आग से मचा कोहराम, आग बुझाने में जुटे नेवी के हेलीकॉप्टर्स। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के मकान पर आज दूसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रयागराज शूटआउट मामले में शामिल शूटर्स की तलाश में पुलिस और एसटीएफ का एक्शन तेज हो गया है। एसटीएफ ने शूटर गुड्डू की तलाश में लखनऊ में 12 ठिकानों पर दबिश दी। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन तेज, अतीक के करीबी अब्दुल खबी के अवैध घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध हथियार और कई जरूरी दस्तावेज बरामद। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज, ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों की संपत्ति की गई कुर्क, माफिया की अवैध जमीन पर बुलडोजर भी चलाया गया।
आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के खिलाफ वारंट जारी। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचने पर अदीब आजम समेत 6 के खिलाफ वारंट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नार्को टेररिज्म पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 9 घंटों की तलाश में $150 अमेरिकी, 2 करोड़ 30 लाख कैश और हथियार जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। पुंछ में एक घर में छापेमारी के दौरान 7 किलो ड्रग्स और 2 करोड़ कैश बरामद, नकदी में डॉलर भी शामिल। लद्दाख में भारतीय सैनिकों का जोश हाय। गलवान घाटी के पास जवानों ने कड़ाके की ठंड में कई इलाकों में की घोड़े की सवारी। उत्साह और जोश के साथ सैनिकों ने क्रिकेट भी खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने बिल गेट्स से कई मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से मुलाकात की तस्वीरें भी खींची। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। 25 राजधानी एक्सप्रेस, 39 सामान्य बसें सहित 114 नई बसों का शुभारंभ किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कई देशों के नेता, सांसद, विदेश नीति विशेषज्ञों के साथ करेंगे संवाद। बीजेपी को जाने अभियान के तहत शाम 5 बजे होगा दिल्ली में कार्यक्रम। जन्मदिन के बहाने वसुंधरा राजे आज करेंगी शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान के सालासर में अपने समर्थकों के बीच में मनाएंगी जन्मदिन। एक जनसभा को भी करेंगी संबोधित। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई करेगी पेश। सिसोदिया की आज खत्म हो रही है 5 दिन की सीबीआई रिमांड। राम रहीम की पैरोल खत्म होने के बाद हरियाणा की सुनारिया जेल पहुंचे राम रहीम। 40 दिनों से पैरोल पर जेल से थे बाहर। बिहार के खगड़िया में मानसी स्टेशन पर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी। लोगों ने की जमकर पिटाई। ट्रेन में बैठे यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहा था चोर। यूपी के आगरा में पुलिस मुठभेड़ में घायल 2 बदमाश। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और लूट के 2 लाख बरामद किए। यूपी के रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। गैंगरेप के आरोपी हैं दोनों पकड़े गए बदमाश। 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त। यूपी के मेरठ में सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए 2 चोर कई दिन से थे सक्रिय। चोरों को लेकर चौकन्ने थे लोग। आहट मिलते ही पकड़कर पुलिस को सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना। जिले की खान मार्केट में दीवार तोड़कर दूसरी तरफ घुसी बेकाबू डीटीसी बस। ब्रेक फेल होने की वजह से दीवार की तरफ बस को लेकर गया था ड्राइवर। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे में सिलेंडर में आग लगने से मातम में बदला खुशियों का माहौल। घर की 2 बेटियों की शादी के अगले ही दिन हुआ हादसा। आग में झुलसे 2 बच्चे और 1 महिला। बिहार के छपरा में बस ड्राइवर की पुलिस ने की पिटाई। जाम में फंसी बस को साइड से निकालने की कोशिश। छपरा आरा पुल पर लगा था जाम। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। 18 शराब तस्कर समेत 55 गिरफ्तार। बिहार के गया में पकड़ा गया शराब से भरा ट्रक। 6072 बोतल विदेशी शराब जब्त। पकड़ी गई शराब की कीमत 30 लाख बताई गई। बिहार की बेगूसराय में तेंदुए की दहशत। घरों में दुबक कर रहने को मजबूर लोग। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित। बिहार के गोपालगंज में 3 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के सीवान में बिजली विभाग के एसडीओ को जिंदा जलाने की कोशिश। बिजली का बकाया बिल वसूलने गए थे। चक्री गांव मुखिया और उसके समर्थकों पर जानलेवा हमले का आरोप। यूपी के सहारनपुर में आदमी की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों पर आरोप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हमले का सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की गई थी। कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के भागलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट को लेकर जताया गया विरोध। यूपी के मऊ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी संतोष जायसवाल और संजय जायसवाल की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। राजस्थान के उदयपुर में एक फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकल चुके थे। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बिहार के पूर्णिया में सड़क पर लड़के ने किया जानलेवा स्टंट। मोटरसाइकिल पर खड़े होकर उसे चलाता दिखा। स्टंट का वीडियो वायरल।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से दहशत। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर लगाया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होली से पहले पुलिस अलर्ट। शराब तस्करों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। एक आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिला जेल में कैदियों से की मुलाकात। कैदियों को अपराध न करने की प्रतिज्ञा दिलाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दी यूक्रेन युद्ध से देश को सीख लेने की नसीहत। रायसीना डायलॉग में कहा, हथियारों के मामले में भारत को होना चाहिए आत्मनिर्भर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन। देश के 147वें आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। शहीद जवान के समर्थन में लगाए नारे। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दोनों ने मंदिर में की पूजा अर्चना और भगवान महाकाल का लिया आशीर्वाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली मनाने पर लगाया प्रतिबंध। वीएचपी ने जताया था ऐतराज। ट्वीट कर लिखा, कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं। वाराणसी में मशहूर मसान की होली खेली गई। देश के कई कोने से औघड़ और अघोरी पहुंचे, जिसे देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक फ्यूल स्टेशन में आग लगने से भीषण हादसा। 17 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत। ग्रीस संसद के बाहर हादसे से गुस्साए छात्रों का हंगामा। पुलिस और छात्रों में भिड़ंत। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज स्टूडियो में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे, शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी पे मैंने बात खत्म की थी। ऑफ कोर्स आपने कहा था, मुझे जब बोले तो आपके पास समय वक्त कम था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं लौट के आपसे बात शुरू करूंगा। मैं आपसे ही बात शुरू करता हूं और ये बात सच है, विपक्षी एकता को लेकर लगातार बात हो रही है। कैसे एकजुट हो, ये समस्या है, क्योंकि समाज जहां तक टीएमसी ने है तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में भी अलग ही अलग है सारे लोग, कोई चीज दिखा तो नहीं रही अभी पेपर में, तो कैसे एकता बनेगी, ये एक बड़ा सवाल। और ये बात सच है कि जिसकी शुरुआत में मैंने कहा था, 91 में सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। आज स्थिति यह है कि दूरबीन से ढूंढने वाली बात जो है लगता सही बैठेगी। जी, ये सवाल प्रतीक जी हमेशा बना रहता जो आज है, ये ऐसा नहीं कि आज ही है। इतनी बड़ी सत्ता है, इतने ताकतवर लोग हैं, इन्हें कैसे हराओगे। जब नंद के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियान चलाया था तब भी ये सवाल था। जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, मेरे खुद बाबा भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में सीतापुर की जेल में बंद रहे थे। उनके साथ के बुजुर्ग बताते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब तिरंगा लेकर प्रभात फेरी वो निकालते थे, लोग कहते थे इन कपड़ों से देश आज़ाद करा लोगे। फिर कांग्रेस थी, कांग्रेस का वर्चस्व आपने देखा। कांग्रेस का इमरजेंसी जैसा जनविरोधी निर्णय रहा, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, तब भी यही सवाल था, अरे इंदिरा गांधी को कैसे हरा पाओगे, अरे इंदिरा गांधी को कैसे हरा पाओगे। अब आज मोदी जी हैं। जब ये पहले रास्ते निकले तो आज भी रास्ता निकलेगा। एकता जनता की होती है, नेताओं को तो मजबूर कर देती है जनता एकता करने के लिए। पार्टियां तो मजबूर होकर एक साथ तो लीडर कौन होगा, फेस कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल में आया। उसके बाद शुभी आपके पास फेस के लिए भी हमारा संविधान खुली किताब है। हमारा संविधान रास्ता देता है हमें कि पहले 542 सांसदों का चुनाव होगा, 543, फिर वे प्रधानमंत्री चुनेंगे। मुस्कुरा रही कांग्रेस बगल में खड़ी है और आपकी बात पे मुस्कुरा रही है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि सीधे मुस्कुरा रही है। लेकिन आखिरी एक बात केवल बोलना चाहता हूं, जो ये उपलब्धियां गिनाते हैं वो फर्जी ज्यादा हैं। उज्ज्वला जी, उज्ज्वला का मतलब तो केवल ये है। अरे इसका तो उज्ज्वला पे तो कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई करी गंभीरता से, बड़ी पढ़ाई। जो बात सच है वो कहना चाहिए। उन्होंने तो उज्ज्वला पे बढ़ाई कौन करते हैं, वो आसाराम और दौलतराम दोनों आपस में बढ़ाई करते हैं। क्यों राहुल गांधी ने नहीं किया? हाँ, देखिए उज्ज्वला का केवल बीजेपी ने इतना किया है कि जो दूसरी पार्टियों में अपराधी थे, क्रिमिनल थे, काले चरित्र के लोग थे, उन्हें बीजेपी में ला के उज्ज्वल बना दिया। और उज्ज्वला कुछ नहीं है। प्रोफेसर पहली बात तो नरेंद्र मोदी की सरकार न तो नंद वंश है
दूसरी बात, नंद वंश को खत्म करने के लिए एक विष्णुगुप्त की जरूरत होती है। देश के पास वैसा विष्णुगुप्त विपक्ष में नहीं है। यदि विष्णुगुप्त और चाणक्य कहीं है तो वो अमित शाह जैसा चाणक्य बीजेपी में है। दूसरी बात मैं अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए, आजादी की लड़ाई भी अपने समय एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं अपने समय। देखिए, विपक्षी एकता कब हुआ है? जब जेपी जैसा एक चरित्र जो है एक नायक के तौर पर उभरा और विपक्ष को साथ में घेर दिया, एक बड़ा मुद्दा लेकर के आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, एक चरित्रवान नेता के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का उभर करके आए और सारे प्लीज धैर्य रखिए, नेता की सरकार आपने गिराई। आज के दिन में मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुराइयां होंगी। डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट। डेमोक्रेसी इज चॉइस। हम ये भी मान लेते हैं कि वर्स और वर्स्ट में भी चुनाव हो सकता है, कई बार बैड और वर्स में भी चुनाव हो सकता है, मान लेते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि इन तमाम चीजों के बावजूद आपको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वेरी क्विक जी। एक राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती, और देखिएगा 2024 में हारेगी। जातीय जनगणना जो मुद्दा है वो बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर डिफेंड पे है। क्यों नहीं बिहार के अंदर जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं? अभी जो है समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की जो है अभी हुंकार भरी है, समर्थन करते हैं आप? कौन करता? भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी जितनी संख्या भारी, मुसलमानों के बीच में जातीय जनगणना मंडल कमंडल की राजनीति के पीछे जो है भाग भाग के किसने सरकारें बनाई वो हमने देखा है। नहीं करेंगे उस पर चर्चा, बताइए आप। मिल रहा है इंसाफ? मुसलमानों के बीच में जातीय जनगणना करना पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि अशरफों ने इस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, यही मैं बताना चाह रहा था। इसीलिए मैंने ये कार्ड खेला था, इसीलिए मैंने कहा था कि असलियत बाहर आएगी। असलियत बाहर आ गई। जनता देख रही है इस असलियत को कि कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करी जाए जा करके, वो हम देख रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी लड़ाई जो ये है कि हम सत्ता में रहें तो बेहतर, हम सत्ता में रहें तो बेहतर, बहुत बार किया देश ने सत्ता परिवर्तन। अभी सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आप चाहे पक्ष में हो, आप चाहे विपक्ष में हो, ऐसे नहीं है। अरे प्रतीक फिर बीच में, अरे अपने समय पर बोलिएगा, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। देखिए, हम राष्ट्र जागरण अभियान में प्रतीक पूरे देश का प्रवास करते हैं। हम भारत का भूमनोविज्ञान, भारत के लोगों से जाके बात करते हैं। आज भारत के लोग सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, भारत के लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यानी कि जो सिस्टम है वो प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। गाय पे एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए, जो बना देगा जनता उनके साथ चली जाएगी। गंगा की सफाई पे काम होना चाहिए, जो बना देगा जनता उनके साथ चली जाएगी। मैं रखता हूँ जैसे गाय पे गोबर पे, मैं ये रख रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। गाय पे गोबर पे छत्तीसगढ़ ने बड़ा अच्छा काम किया, एक्सपेरिमेंट किया है। जिसने भी किया है प्रतीक, मैं उसका स्वागत करती हूं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल देश से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे देश में गाय, गंगा और गांव भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जो भी व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ प्रतीक, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ, सुनते हैं ना, सवाल बोलना चाहती हूँ, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ। मैं बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनको अपने फुटकर नेताओं को हिंदुत्व का मतलब समझाना पड़ेगा। उनको हिंदू संस्कृति समझानी पड़ेगी। फुटकर नेता है। अरे प्रतीक भाई, माथा पीटने क्या करें? होता है, देखिए देश के कानून मंत्री हैं साहब। अरे ये होता है, सुनिए मेरी बात, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ कि जो भी प्रतीक, जो भी गाय के खिलाफ बोलता है, गाय हमारे लिए कोई जानवर नहीं है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं आपकी इस बात का। वो हिंदू बंद कर दीजिए, खिलाफ है, बंद कर दीजिए। जितने स्लॉटर हाउस है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। गंगा जी को बीफ एक्सपोर्ट में भारत को समझता है। वन बाय वन वो हिंदू संस्कृति को नहीं समझता। ठीक, जवाब देने दीजिए जिम्मेदारी से। एक सेकंड, गंगा जी को हम गंगा माँ कहते हैं, हम उनको बांधों में बांध नहीं सकते हैं। हम उन पे जो है रिवर फ्रंट के नाम पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बनवा के उनकी अविरलता को रोक नहीं सकते हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट में जरूर बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम सुबुई खान है, जो तथाकथित अशराफ समाज से ही आती हूँ। मैं रागी जी की इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं कि अशराफों ने भारत का हमेशा बुराई किया।
जिस तरह जन्म के आधार पे पसमानदा छोटा नहीं हो सकता, उसी तरह जन्म के आधार पे अशराफ देशद्रोही नहीं हो सकता। वरना खान अब्दुल गफ्फार खान क्या थे, अशफाक उल्लाह खान क्या थे, मैं सुबुई खान हूं। मैं अपने 5 साल के बच्चे को लेकर पूरे देश में घूमती हूं, राष्ट्र कल्याण के लिए काम करती हूं। जाति विभेद ने देश का बहुत नुकसान किया है। मैं ये सलाह भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूं कि समाज में एक और जाति विभेद पैदा नहीं होना चाहिए। अच्छा बोल रही है तो सुन, अरे अच्छा बैलेंस बोल रही तो सुनने में क्या दिक्कत है? सुनिए, बैलेंस में ही तो दिक्कत है आपको। नहीं, हमें मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी सारे सवालों के जवाब पे भागेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भाई बात तो सुन लो, बात तो सुन लो भाई, मैं तुम्हें दे दूंगा जवाब। प्रतीक, देखिए हमारा देश श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स पे चलता है। हम कर्म के आधार पे चलते हैं। जो अच्छा कर्म कर रहा है, चाहे वो अशराफ हो, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कि सो कॉल्ड सवर्ण जाति का हो, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपने देश के लिए काम कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। बस थैंक यू, आई हैव टेकन योर पॉइंट। बहुत जिम्मेदारी सुना है। गाय के ऊपर इन्होंने चर्चा कर दी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हुआ है बता दिए। किरण रिजिजू साहब का क्या स्टेटमेंट वो देख लिए। गोवा के अंदर बीफ एक्सपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी इसके बंद कर दिए। बीफ एक्सपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात जाति व्यवस्था से करी। प्रतीक भाई, जाति व्यवस्था इस देश के अंदर मंत्रालय जब बांटे गए, इस देश के अंदर तो जाति बता करके मंत्रालय बांटे गए कि फलानी जाति के मंत्रालय हमने ये बांटे, हमने, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं। क्या करेंगे उस सच्चाई का आप बताइए। बाकी लोग बीजेपी के जो फुटकर नेता वो भी ना हिंदू बने, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते अपनी जाति बताते। सुबुई जाति सच्चाई है इस देश की, बिल्कुल जाति से भाग नहीं सकते। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। पार्टी से सवाल पूछिए ना। आपका लिया जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जवाब भाई बोलने देना। 2-3 बातें हैं जो आज की डिबेट पे है कि 2024 का चेहरा, 2024 की स्थितियां क्या जवाब नहीं देंगे। मैं सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। क्या स्टालिन होंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू होंगे, क्या केसीआर होंगे, क्या अरविंद केजरीवाल होंगे, या नीतीश कुमार होंगे? प्रतीक भाई जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज, आप सवाल उठाते उठाते सारा विपक्ष जितने हमारे साथी हैं बाईं तरफ के, कभी सेना के 100 रुपए, अरे हम जाति के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्यों नहीं है? गाय के ऊपर सुप्रीम ने सवाल करे, कब बंद कर रहे हैं आप? मैं इसी बात को मैं, अच्छा एक मिनट, ये डिबेट जवाब भाई, डिबेट को आप अपनी तरीके से ले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं जाति पे ही बोल रहा हूँ। एक मिनट भाई, अजय भाई, हाँ देखिए, अगर देश में शौचालय बने जातियां देख के बने, डीबीटी किया जा रहा है जाति देख के बन रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो जातियां देखी जा रही है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है और जो उसका पात्र है उसे दिया जा रहा है। इसमें जातियां कहां से आ गई? आप जी, एंड देन रागी साहब। प्रतीक जी, आप भी हमारे साथी भी बार बार पूछ रहे हैं, एक गाना याद आता है, चेहरा क्या पूछते हो, चेहरा क्या देखते हो, जनता के दिल में उतर के देखो। देख रहे कांग्रेस के प्रवक्ता फिल्म बहुत देख रहे हैं, टाइम बहुत है आपके पास है। सुनिए ना, पुरानी फिल्म है, पुरानी फिल्म देखनी चाहिए। पुराने चावल बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छा होता है। तो जनता के दिल में क्या है? जनता का दिल करा रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, आपको नहीं चुन रही है। आएगा, फिर भी मत बोलिए। वो दौड़ था, एक दौड़ आया था हमारा भी और इनका भी, और लोगों ने इनको भी देखा है और हमें भी देखा है। 10 साल में हमने क्या किया और 10 साल होने वाला है इन्होंने क्या इस देश में किया है। इस देश में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने, समाज को बांटने के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने के अलावा। गृह राज्य मंत्री 3 साल में, सुनिए बीच में नहीं बोलता मैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी पार्लियामेंट के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि 1,76,000 दंगे दिल्ली में 837 दंगे हुए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट का, अरे भैया पार्लियामेंट दिन में 3 दंगे बोल रहे हैं आप बोल दीजिएगा, उत्तर दे लीजिएगा। मैं बीच में काउंटर नहीं करता, आपको भी नहीं बोला। ये 834 दंगे देश के राजधानी में पिछले 3 साल में हुए। ये नित्यानंद राय जी का पार्लियामेंट के पटल पर है, और ये उठाएं और अभी गूगल करें। अभी एट प्रेजेंट मैं दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूं। ये माहौल है। विकास, वाकई विकास हुआ है, मैं नहीं कहता नहीं हुआ है इस देश में। 10 सेकंड दीजिए, बहुत विकास बहुत हुआ है। देखिए ना, लोगों की रोजी रोजगार चली गई, मित्र की विकास देखिए, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है,
लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। प्रतीक जी, और जांच किस पे हो रही है? आपने बोला रिपीट है, ये रिपीट है, आप बोल चुके हैं। प्रतीक जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस के बड़े घनिष्ठ पत्रकार ने कह दिया है सब कुछ। कांग्रेस 2029 की तैयारी नहीं कर रही है, 2034 की तैयारी कर रही है। विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां 2024 में अपनी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने की लड़ाई नहीं लड़े, क्योंकि वो जानती है कि उसकी कुवत नहीं है। अरे देश आज अभी इसी नोट पे बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी सोमवार को, बने रहिए हमारे साथ।